बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक के ऊपर है जिसका नाम है द डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो इसको बेशुमार लोगों ने अपने अपने अंदाज में पेश किया है, तो मैं भी कोशिश करूँगा इसको जो है वो आपको समझाने की और जो है वो इसके फीचर्स और इसकी जो है वो डेप्थ कितनी है इस टॉपिक के अंदर वो मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी ज़रा लफ्ज़ की हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये लफ्ज़ आया कहाँ से है। तो बैनुल-अक़वामी तौर पर ये लफ्ज़ जो है जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, तो ये सबसे पहले ये लफ्ज़ जो है वो बेंथम ने यूज़ किया था 18th सेंचुरी के एंड में। तो उस वक़्त इसको जो है वो इतनी ज़्यादा अहमियत हासिल नहीं थी, लेकिन जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया तो फिर जो है वो ये लफ्ज़ अपने अंदर जो है वो जामियत इख्तियार कर गया, यानी कि जो है वो इसका इस्तेमाल बढ़ गया और इस टर्म का जो है वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया दुनिया में। और नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो 1920 में जो है वो स्टार्ट हुआ है, जो सही तरह स्टार्ट हुआ है। तो उसके अलावा जो है हम इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। तो मुख्तलिफ़ प्रोफेसर्स ने या मुख्तलिफ़ लोगों ने जो है वो इसकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशन की है। जब कोई किसी की डेफिनेशन करता है तो वो अपने अंदाज से चीज़ को देख रहा होता है। जब हम एक से ज़्यादा दफ़ा या एक टॉपिक को वेरियस जगह से हम रिसर्च कर लेते हैं तो हम इस काबिल हो चुके होते हैं कि फिर हम अपना उसके ऊपर नज़रिया या आइडियालॉजी बनाएं कि हम उसको कैसे देख रहे होते हैं। तो मुझे जो है वो डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर लगी और जो याद करने में भी आसान है वो प्रोफेसर डन की है। तो प्रोफेसर डन कहते हैं कि कौमी सरहद के पार तश्कील पाने वाले जो हकीकी ताल्लुकात या किसी मखसूस वक्त पर इन ताल्लुकात के बारे में हासिल होने वाला इल्म जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन कहता है। इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में ये है, द एक्चुअल रिलेशंस that take place across national boundaries or as the body of knowledge which we have those relations at any given time। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, लेकिन हम इसको अगर बहुत ज़्यादा सादे अल्फाजों में समझें कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, तो इंटरनेशनल रिलेशन ये है कि दो या दो से ज़्यादा मुल्कों का आपस में सकाफ़ती ताल्लुकात, इकोनॉमिक ताल्लुकात, पॉलिटिकल ताल्लुकात, इस किस्म के जो ताल्लुकात हैं टू अचीव कॉमन गोल, यानी कि एक मकसद को हासिल करने के लिए जो है जो ये ताल्लुकात हैं इनको हम जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं। ये कॉमन डेफिनेशन है, आपको आम मिल जाएगी, लेकिन वो एक मैंने स्पेशलिस्ट प्रोफेसर की बात थी तो मैंने आपको जो है वो बताया। तो अब हम ये देखते हैं कि हम जिस वक़्त ये जो इंटरनेशनल रिलेशन कायम करते हैं तो इसकी हमें अहमियत क्या होती है, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। तो इसके जो है वो सीखने के 4 से 6 फ़वाइद हैं जो हमें सीखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली तो बात ये होती है कि इंटरनेशनली जो है वो प्रमोशन होती है कल्चरल की, ठीक है जी। इंटरनेशनल सोसाइटी में किस चीज़ की प्रमोशन होती है, वो होती है आपके सकाफ़त की, यानी कि आपकी सिविलाइजेशन की, कल्चर की, हैबिट्स की, आपकी हिस्ट्री की, आपके जो है वो इल्म और फ़नून की, ठीक है जी। और दुनिया के ममालिक में जो मुख्तलिफ़ रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं उनके करीब आने का मौका मिलता है। तो इसकी हेडिंग ये बनती है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी। दूसरा इसका हमें बेनिफिट ये होता है कि हम जो है वो दूसरे ममालिक की ख़ारजा पॉलिसी या फ़ॉरेन रिलेशन से आगाह हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि हमने जो है वो दूसरे ममालिक से कैसे ताल्लुकात कायम करने हैं और हमें उसमें क्या नुकसान है या हमारे ख़िलाफ़ कोई कैसे जाल बुन रहा है या जो है वो उनके तरक्की के राज क्या हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ इसकी। आज से पहले दुनिया में बहुत अर्सा पहले दुनिया में फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है जी। हर ममालिक में आपने किसी भी मुल्क में माल लेकर जाना है तो पाबंदियाँ हुआ करती थी। आज जो है वो ममालिक जो तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं वो इस तरफ जा रहे हैं कि हमें जो है वो फ्री ट्रेड की तरफ मूव करना चाहिए। एक ये भी नज़रिया डेवलप हुआ कि अपने मुल्क को मईशत को बेहतर कैसे करना है। फॉरेन पॉलिसी के अंदर आपने 2 काम करें और वो दोनों काम इस वक्त पाकिस्तान अपना रहा है। फ्री ट्रेड की तरफ भी पाकिस्तान जा रहा है, दूसरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ
पाकिस्तान जा रहा है। तो इससे हमें जो है वो मालूमात इंफॉर्मेशन मिलती है कि दुश्मन का लाएअमल क्या है इसके ऊपर, ठीक है जी, और आलमी लेवल के प्रॉब्लम क्या है, ठीक है जी, इस किस्म की मालूमात मिलती है। फिर तीसरी चीज़ जो है वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उनका तहफ़्फ़ुज़ और उसको इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर ले जाने का मौका मिलता है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होते हैं, इसकी मैं सिंपल जो है वो इंस्टेंस दूंगा कश्मीर से। कश्मीर में हमारा जो है वो पानी का सिलसिला कश्मीर से जुड़ा हुआ है, लेकिन इंडिया जो है वो उस पानी को डाइवर्ट कर रहा है और जो है वो इसराइल और यूएसए जो है इनकी और वर्ल्ड बैंक मिलके 212 बिलियन डॉलर के वहाँ पर मंसूबे लगाए हुए हैं, ठीक है जी। तो हम इसको इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर, यूएनओ के प्लेटफार्म पर, हम जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफार्म पर और इंटरनेशनल पावरफुल कंट्रीज़ के जो है वो प्लेटफार्म पर हम इस मसले को ले आते हैं, क्योंकि कश्मीर हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। तो हम इससे क्या होगा, हम इसको जो है वो लाएंगे और लोगों को जो है वो इससे आगाह करेंगे, हमें जो है वो फिर राइट मिलेगा। तो इससे हमारे कौमी इंटरेस्ट का फ़ायदा होता है। उससे अगली चीज़ जो है वो इंटरनेशनल क्राइसिस को जो है जो उसमें, बल्कि यूँ कहेंगे जो इंटरनेशनल क्राइसिस है उसमें सामना करने की अहलियत पैदा होती है हमारे अंदर। लेट्स सपोज इस वक्त दुनिया में टेररिज्म का इशू चल रहा है, ठीक है जी, उस जैसे मसाइल को जो है वो फेस करने की हमारे अंदर अहलियत पैदा होती है। फिर उसके बाद जो है वो ये जो क्लाइमेट चेंज का इशू है इसको हमें जो है वो देखने का मौका मिलेगा कि ये दुनिया के ममालिक जो इसके करीब हैं, कल हमारी नंबर आ जाए तो हमें कैसे डील करना है इससे, यानी कि वाटर क्राइसिस के इशू, ओवर पॉपुलेशन के इशू, तो इस तरह के मसाइल को देखना है कि ये कैसे हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो इशू हैं, तो इसको जो है वो हमें सामना करने का मौका मिलता है। फिर हमें उसके बाद पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है पुरअमन बकाए बाहमी। बकाए बाहमी का मुराद ये होता है कि हर कौम ये यकीन रखती है कि दूसरे को भी दुनिया में जीने का हक़ है, जितना हमें जीने का हक़ है उतना ही दूसरे को जीने का हक़ है। इस वक्त दुनिया में ये जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी है ये सबसे पहले जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना ऑफ चार्टर के अंदर मुतारिफ़ करवाई है, मेरे लेक्चर में भी वैसे अवेलेबल है इस्लामियात के। उसके बाद इस वक्त ये चाइना का जो है वो फॉरेन पॉलिसी का जो 5 पॉइंट्स है उसका ये उसमें से एक ये मेजर पिलर है उसकी पूरी इकॉनमी का। वो ये बिलीव करता है कि जितना हमें जीने का हक़ है दूसरों को भी उतना ही जीने का, उनको आज़ादी का भी हक़ है, उनको खुद मुख्तारी का भी हक़ है, ठीक है, और किसी मुल्क को ये हक़ नहीं कि उसकी जो है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ख़राब करे, इंटरफेरेंस करे उसके मुल्क के अंदर। तो ये हमें ये पता चलता है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पर बिलीव करना और इससे हमारी आइडियोलॉजी को जो है वो एक तक़वियत मिलती है। फिर तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं यानी कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके हमें निज़ामों से इस्तेफ़ादा करने का मौका मिलता है। देखिए दुनिया में बहुत सारे निज़ाम हैं जिसमें डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की सिस्टम है, अरिस्टोक्रेसी है। हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी भी थोड़ी बहुत फ़्लॉ के साथ है या ये निज़ाम भी बेहतर नहीं है, फिर हम इनके अमेलगमेशन से भी एक निज़ाम बना सकते हैं, ठीक है जी। तो इससे जो है वो हम देखते हैं कि दुनिया की जो ममालिक जो बेहतर ज़िंदगी गुजारने हैं, जिनका लिविंग स्टाइल, जिनका जो है वो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर है, तो हम उसको जो है वो से हासिल करके उनके उस स्ट्रक्चर को हम अपने मुल्क को बेहतर करते हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो मैकावली कहता है कि ताकत के असूल के लिए ताकत का इस्तेमाल ऐसे ही है जैसे सरमाए के लिए सरमाए का असूल। तो पंजाबी में एक बड़ी जो है वो कॉमन बात कही जाती है कि भाई पैसे में पैसा खिंचदा है, तो वो यही है कि भाई ताकत को हासिल करने के लिए ताकत चाहिए। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कहा जाता है कि ताकत के असूल के लिए ताकत का इस्तेमाल ऐसी है जैसे सरमाए के असूल के लिए सरमाए का इस्तेमाल। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और जो है वो इसमें फ़र्क क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इसमें फ़र्क ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो दो स्टेट के दरमियान पॉलिटिकल मैटर को डील करता है, लेकिन इसका दायराकार जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन का वसी है। इसके दायराकार में हमें पॉलिटिकल, उसके बाद सिविलाइजेशनल रिलेशन, कल्चरल रिलेशन, इकोनॉमिक और सोसाइटल एंड पॉलिटिकल, यानी कि ये सारे सेक्शंस को डील करता है। फिर इसके लिए बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें यूएनओ है, उसके अलावा जनाब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सार्क है,
उसके बाद यूरोपीय यूनियन है, इस तरह की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे मसाइल को जो है वो डील करने के लिए है। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन ऐसी टर्म का नाम है, ऐसी इस्तिलाह का नाम है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ममालिक आपस में, मल्टीलैटरल कंट्रीज़ जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को हासिल करने के लिए, कॉमन गोल को हासिल करने के लिए, दूसरे मुल्कों से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए आपस में ताल्लुकात कायम करते हैं, उसका नाम जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं, ये एक सेपरेट मज़मून बनता जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये अलहदा से एक मज़मून है। और इसमें अब जो है वो कई ममालिक में काम किए जा रहे हैं, जिसमें काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन है, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन, हाँ, न्यूयॉर्क का है, ये न्यूयॉर्क के अंदर है। इसमें अक्सर जो है वो ज़बरदस्त इंफॉर्मेशंस अवेलेबल्स होती हैं दुनिया के मसाइल में। फिर उसके बाद जो है वो फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन है, ये भी न्यूयॉर्क में है। यानी इस तरह का जो है वो इदारे काफ़ी सारे जो है वो वजूद में आते जा रहे हैं। फिर इसके ऊपर जो है वो बुक्स है, ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी आइडियालॉजी जॉर्ज मास्की ने लिखी है ये बुक। फिर उसके बाद जो है वो एक और किताब है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डब्ल्यू फ्रेडमैन ने लिखी है। यानी इस तरह के अब हमने देखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं, वो अब हम देखते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी पावर को बढ़ाते हैं, जो आपका जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। उसमें जो है वो हम बारी बारी एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो मेन पॉइंट होता है वो है जियोग्राफिकल पोजीशन, जिसको उर्दू में हम महल वक़ू भी कहते हैं। किसी भी मुल्क का जियोग्राफिकल जो पोजीशन होती है वो उसकी फॉरेन पॉलिसी में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है या उसका दुनिया में असर व रसूख कायम करता है। तो कहा जाता है कि जो ममालिक जिनकी फॉरेन पॉलिसी ज़बरदस्त होती है, यानी कि जिनकी जियोग्राफिकल पोजीशन ज़्यादा अच्छी होती है, वो मुल्क खुद कफ़ील होते हैं। या जो ममालिक जो है वो पोर्ट के साथ होते हैं, यानी जिनकी जियोग्राफिकल ऐसी है जिनको समुंदर लगता है, वो खुद कफ़ील मुल्क होते हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका शुमार होता है। तो आपकी जो है वो दिफा को भी मजबूत करती है जियोग्राफिकल पोजीशन, और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है वो दुनिया के ममालिक में जो आपस में ताल्लुकात हैं उसमें आपकी अहमियत को बढ़ाता है। अब मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि हमारी अहमियत जियोग्राफिकल पोजीशन कैसे बढ़ा रही है। चाइना हमारा दिफा करता है। चाइना हमारा दिफा जो है वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके, बहुत खूबसूरत तरीके से वीटो पावर का इस्तेमाल करके हमारा दिफा करता है। हमने चाइना को, हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि हमें जो है वो पोर्ट लगती है, डीप सी पोर्ट। हमने चाइना को जो है वो वहाँ से ब्लॉकेड हो रहा है, चाइना जो है वो स्टेट ऑफ मलाक्का से, हमने उसको अल्टरनेट दिया। लेकिन अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाना चाहता है, लेकिन चाइना जो है वो वीटो कर देता है, ताकि अगर इस पर सैंक्शंस लग गए तो मेरा जो है वो जो जियोग्राफिकल मुझे जो पोजीशन मिल रही है पाकिस्तान से ट्रेड करके और दुनिया के दूसरे ममालिक में जाने का, इसके थ्रू जो है गवादर के थ्रू मेरी वो कट जाएगी। तो ये जो है वो इसलिए फिर चाहे हमारी पोजीशन है, फिर जो है वो हम अपनी बात मनवाते हैं, ठीक है जी। फिर चाइना में डिफेंड करता है वो, खान न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का इशू हो, वो कोई भी हो। दूसरी चीज़ है नेशनल आइडियालॉजी। जब कोई भी मुल्क का इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ता है दुनिया में, उसकी कौमी आइडियालॉजी देखी जाती है। जैसे कि इस वक्त जो मौजूदा दौर है, इसमें कैपिटलिज्म जो है वो दुनिया की बड़ी ज़बरदस्त आइडियालॉजी बनी हुई है। उससे पहले कम्युनिज़म थी, उससे पहले इस्लाम थी, ठीक है जी। तो ये आपकी आइडियालॉजी डिसाइड करती है कि आपके, फिर जब आपकी आइडियालॉजी ज़बरदस्त है तो फिर लोग आपके हामी होते हैं, ठीक है जी। फिर आपके ऊपर खड़े हो जाते हैं, आपके उस निज़ाम के अंदर कारोबार करते हैं, उसको जो है वो अपने मुल्कों में डील करते हैं, तो उससे आपको बेनिफिट होता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। उसके अलावा जो है वो पॉपुलेशन, किसी भी मुल्क में पॉपुलेशन जो है वो उस मुल्क की स्ट्रेंथ को मजबूत करती है। लेकिन जो है वो कुछ रीज़न्स की बुनियाद पर, अगर उस मुल्क के वसाइल कम हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा, तो वो ओवर पॉपुलेशन मुल्क कहलाएगा। अगर उस मुल्क के वसाइल ज़्यादा हैं, ठीक है जी, और पॉपुलेशन कम है, यानी कि वसाइल इतने हैं कि उनको जो है वो बेहतर तरीके से मिल रहे हैं, तो पावरफुल कंट्री होगी, ठीक है जी। उससे जो है वो आप एक पावरफुल फोर्स बना सकते हैं, आप अपनी मैन पावर बढ़ा सकते हैं, यानी आप वेरियस काम कर सकते हैं, बशर्त यह है कि आपके पास वो रिसोर्सेज हों।
फिर उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी मुल्क के अंदर देखा जाता है कि बच्चे कितने हैं और बूढ़े कितने हैं। अगर इन दोनों पोर्शन की रेशियो ज़्यादा हो तो वो आपके मुल्क के ऊपर बोझ होते हैं। ना तो बच्चे ने कमा के देना, उसने भी खाना है, ना बूढ़े आदमी ने कमा के देना है, उसने भी खाना है। तो ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि वो मुल्क यूथ पर डिपेंड करता हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज की क्या अहमियत होती है। हमने ये देखा है कि दुनिया में जो ममालिक नेचुरल रिसोर्सेज से फिल हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक उनकी तरफ ताल्लुकात बढ़ाते हैं। जैसे कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है क्योंकि तेल वाला मुल्क है। ठीक है जी। और जो ममालिक जो हैं वो अब बेनिफिट्स हासिल करना चाहते हैं दुनिया से, टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीज़ें लेना चाहते हैं, तो वो अपने वसाइल देते हैं। वसाइल में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें है सी भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। उसके अलावा जो है वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, तेल गैस वगैरह है, फिर सनलाइट की रोशनी है, लाइफ स्टॉक है, ठीक है जी, और वाटर का है। ये सब चीज़ें जो है वो इसी में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में ही आती हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशंस, किसी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस भी जो है वो तय करती है कि उसका दुनिया में क्या हैसियत क्या होगी। अमेरिका की जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बेहतर है। ठीक है जी। तो वो फिर जैसे चाहता है अपनी बात मनवाता है। जैसे कि रिसेंटली आप देखें, उसकी सिर्फ इतनी बात नहीं मानी गई कि जो है वो यरूशलेम में एम्बेसी जो है वो शिफ्ट की जाए या उसको जो है वो कैपिटल बनाया जाए। ठीक है जी। सारी दुनिया ने मिलकर जो है वो करारदाद पास कीजिए, हमने जो है वो आपको ये नहीं हुक्म मानते। लेकिन उसने बदले में कहा जी कि अब यूएनए को जो बजट होगा, जो कि ये 18 से 20% या गालबन 22% के करीब इसका होता है, तो उसने कहा जी उसमें मैं कमी कर दूंगा जी। और उसने की भी, ऐलान भी कर दिया है। तो फिर ये इकोनॉमिक कंडीशंस भी डिसाइड करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज के दौर में जो मुल्क साइंस और टेक्नोलॉजी में जितना बेहतर डेवलप है, उसका इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा है। मैं लेट्स सपोज एक मिसाल देता हूँ मॉडर्न ज़माने के हवाले से। जो इस वक्त दुनिया में मिलिट्राइजेशन एंड वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस हो रही है, कि आपने किसी भी मुल्क के सेटेलाइट को अगर तबाह कर दिया या आपके पास एंटी सेटेलाइट मिसाइल है, तो आप समझें जो है वो पावरफुल कंट्री है। आपने उस मुल्क को जो है वो मिनटों में, सेकंडों में जैम कर दिया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपका ये भी होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में यूज़ कर सकते हैं। एफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आपके जो डिमांड और सप्लाई में जो गैप आ रहा है, आप उस एफिशिएंट वे को यूज़ करके, ठीक है जी, आप उस गैप को फिल कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एफिशिएंट वे। उसके अलावा फिर पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाता है या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी जाती है कि आपके मुल्क में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो उसमें जो है वो फिर हम देखते हैं कि हमें जो है वो उससे कितना फ़ायदा हो सकता है। लेट्स सपोज अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो दुनिया में डेमोक्रेटिक कंट्री की तादाद ज़्यादा है, तो उसके डेमोक्रेटिक कंट्री ही हामी होंगे, तो उससे आपको ये भी फ़ायदा हो सकता है। अगर आप डिक्टेटर कंट्री है, यानी कि एक फ़ौजी आपके ऊपर रूल कर रहा है, तो उसके हामी दुनिया में कम होंगे। लोग वहाँ पर जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ताल्लुकात नहीं होंगे उसके साथ ही, कम होंगे उस मुल्क के। तो ये भी पॉलिटिकल सिस्टम में है। फिर रोल ऑफ प्रेस, किसी मुल्क का मीडिया देखा जाता है कि वो कितना जो है वो उस मुल्क के लिए पॉजिटिव वे में किरदार अदा कर रहा है। मैं लेट्स सपोज इससे एक मिसाल देता हूँ। 4th जनरेशन वॉर जो है इस वक्त, उसकी डेफिनेशन जो है वो बल्कि इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो विलियम सी लैंग ने करवाया था। ये अमेरिका का प्रोफेसर है। आप ये बात देखें कि मैं कभी कभी हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि अमेरिका में जो भी आदमी बड़ी पोस्टों पर आता है, वो पता चलता है कुछ 10 किताबों का मुसन्निफ़ है, और वो उसने जनाब फ़लाने यूनिवर्सिटी में सर्व किया है, फ़लाने में सर्व किया है, फ़लाने में। और आप हमारे देख लें तो हमारे हुक्मरान जो है वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 25 साल 30 साल से मुल्क को जो है वो रूल कर रहे हैं, और अभी भी पर्चियाँ लेके जो है वो बाहर जाके तकरीरें पढ़ते हैं। ठीक है जी। ये लेवल है हमारे हुक्मरानों का। तो उससे फिर जो है वो हम दुनिया में डाउनफॉल का ही शिकार होंगे और कुछ भी नहीं होगा। और फिर आप देखें, मैं जो है वो ये नवाज़ शरीफ की बेटी, आप ये देखें कि वो मुल्क की खिदमत करने चले हैं, तो उस खिदमत का आप ये आलम देखें कि वो, मेरा ख्याल है कि मैं प्रोग्राम में सुन रहा था कि 25 से 50 के करीब गाड़ियाँ जो है वो उनको प्रोटोकॉल में लगी हुई हैं। अरे भाई, ना तुम जो है वो मिनिस्टर हो, ना तुम जो है वो पार्लियामेंट की मेंबर हो, ना तुम सेनेट की मेंबर हो, किस वजह से जनाब तुम्हें गाड़ियाँ लगी हुई हैं? किस वजह से तुम मुल्क का रिसोर्स तबाह कर रहे हैं? सिर्फ वजह यह है कि कौम को जो है वो पता ही नहीं है, हमने ला पढ़ा ही नहीं हुआ,
आम आदमी को पता ही नहीं। आम आदमी तो यही बड़ा खुश हो जाता जी वो जनाब मैडम गुजर रही हैं यहाँ से। तो मैं एक दफ़ा जो है वो लाहौर पर्ल कॉन्टिनेंटल में था, तो मेरे से एक जो है दोस्त पूछने लगे, मुझे कहने लगे जी कि आप किसको वोट डालेंगे। तो मैंने कहा यार ये जो है वो तीनों ही हमारे नौकर हैं, वो नवाज शरीफ हो, वो जरदारी हो, वो इमरान खान हो, तो हमारे नौकर हैं, खिदमत करने के लिए मैं जिसको मुनासिब समझूंगा वोट डाल लूँगा। तो भाई बात यह है कि हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ तालीम में पीछे रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोग हमारे ऊपर जो है वो आज हुक्मरानी कर रहे हैं, सर चढ़े हुए। ठीक है जी। अब वो 50 गाड़ियाँ या 30 गाड़ियाँ भी अगर किसी के साथ चलती हैं, वो मुफ्त में, किस वजह से भाई। अब अगर उसका अगर आप देखें कि रोज़ भी अगर उसने ट्रैवल करना हो तो कितना पैसा जो है वो एक साल के एंड पर ज़ाया होता है। वही पैसा आप किसी गरीब के लिए जो है अल्लाह लगाएं या किसी यूनिवर्सिटी को दें आप। लेकिन नहीं, हमारे अंदर जो है वो इक़्तिदार की हवस यही है। काम वाम तो हमने पता नहीं क्या करना है या नहीं करना है इस मुल्क की खिदमत का, लेकिन जो है वो इस तरह की हरकतें आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। फिर हम मिसालें दे रहे होते हैं अमेरिका की, और जो है वो मिसालें दे रहे होते हैं जी चाइना में चले जाएँ, आप इधर चले जाएँ, उधर चले जाएँ। तो ये चीज़ें जो है वो इससे इफ़ेक्ट जो है ना वो बातों से नहीं होता इफ़ेक्ट। वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो उसके बाद जो है वो लीडरशिप, जिसका मैंने जो है वो अभी ऊपर जिक्र किया कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, उसकी थिंकिंग लेवल अच्छा होगा, उसका मयार, सोचने का मयार अच्छा होगा, वो आपको आगे ले जाएगा। चाइना की लीडरशिप देखें, एक पार्टी है मुल्क में, वो कहते हैं जिसने आना है नीचे से ऊपर आए। उन्होंने वो सिस्टम ही नहीं रखा हुआ अपने मुल्क के अंदर। वो आखिर वो मुल्क आया ही है ना ऊपर किसी तरीके से। तो ये चीज़ है, ये वो चीज़ें थी जो आपका इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। अब रजब तैयब उर्दगान को देखें, बेहतरीन लीडर साबित हो रहा है, पूरी कौम खड़ी है उसके साथ। हमारे पाकिस्तानी भी खड़े होने को तैयार है, लेकिन हुक्मरान इस काबिल ही नहीं है। वो हुक्मरान है जिनको पता ही नहीं है जो है वो मुल्क चलाना कैसे है। वो बस इस तरह की जो है वो फजूलत है। पर नेक्स्ट में जो है वो हम अब देखते हैं कि किसी भी मुल्क के दरमियान जो है वो ताल्लुकात जो है वो बिगड़ते कैसे हैं या तनाज़ात कैसे आते हैं। तो तनाज़ात के आने की वजूहात जो है वो हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तनाज़ात की वजूहात जो है वो बहुत सारी हैं, जिसमें जो है वो चंद एक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली तो बात ये होती है कि नज़रियाती इख्तलाफात। अगर हम आइडियालॉजिकल डिफरेंसेस रखते हैं किसी ममालिक के दरमियान, तो हमारे उनके साथ तनाज़ात हो सकते हैं या हमारे उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। इसकी मिसाल मैं जो है वो पाकिस्तान रूस की देता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान को अपनी मिलिट्री, इकॉनमी और इस तरह की जो है वो ज़रूरियात या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए किसी एक बड़े मुल्क की तरफ रुझान करना था। उस रुझान के लिए पाकिस्तान ने जो है वो रूस का चुनाव नहीं किया। उसकी वजह थी सोवियत यूनियन को चुनाव हमने इसलिए नहीं किया उस वक़्त कि सोवियत के और हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे। हम इस्लाम के ऊपर बेस करते थे, वो सिरे से खुदा को मानते ही नहीं थे। ठीक है जी, एथीस्ट लोग थे। ठीक है जी। और उनका और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में बड़ा फ़र्क था। इस्लाम जो है वो कैपिटलिज़म को जो है वो तस्लीम करता है, लेकिन उसमें कुछ निज़ाम को यानी सूद को चेंज करके इस तरह की चीज़ों को, लेकिन वो उनमें हर चीज़ जो है वो स्टेट की ऑनर है, प्राइवेटशिप का तो है ही नहीं, चक्कर ही नहीं है प्राइवेट प्रॉपर्टी का, जबकि इस्लाम में है। इस वजह से फिर जो है वो हमने अमेरिका का जो है वो दायरा कार लिया, फिर हम उस तरफ जाकर हमने अपनी कमी को पूरा किया। यानी कि जब आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस में फ़र्क आ जाता है, या कम्युनिज़म या कैपिटलिज़म, आजकल जो है वो इस्लाम का और जो है वो कैपिटलिज़म का दुनिया में जंग चल रही है, जिसको जो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में बताया गया। उसने कहा आइंदा जो जंग है वो तहजीबों की बुनियाद पर होगी। अमेरिका जो है अपना इन्फ्लुएंस या अपनी वेस्टर्न जो है वो सिविलाइजेशन को बिठाना चाहता है पूरी दुनिया पर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद जो है वो कौमी सालमियत, जब कोई मुल्क किसी मुल्क की जो है वो कौमी सालमियत को, नेशनल इंटीग्रिटी को ख़राब कर रहा होता है, तो भी ममालिक में जो है वो ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं इंटरनेशनली। उसके अलावा फिर टेरिटोरियल क्लेम, यानी कि अगर कोई मुल्क जो है वो आपके किसी इलाके पर जो है वो का दावा करता है कि ये मेरा इलाका है, जैसे कि हम अक्सर मिसाल देते हैं कि जी कि इंडिया जो है वो कश्मीर में अपना दावा करता है ये कश्मीर उसका, जबकि हम कहते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी ये हमारा है। तो टेरिटोरियल क्लेम भी जो है वो तनाज़ात का बाइस बनते हैं इंटरनेशनली, दुनिया के जो है वो सारे ममालिक के दरमियान। उसके अलावा जो है वो अनलिमिटेड कॉलोनाइजेशन भी है। जब कोई मुल्क जो है वो अपने आप को वसी करने में लगा जा रहा है तो उससे भी जो है वो तनाज़ात पैदा हो जाते हैं। लेट्स सपोज रूस जो है वो अपनी एक्सपेंशन किए जा रहा था, तो उस एक्सपेंशन के नतीजे में जो है वो उसने वो अपने कदम जो है वो अफ़गानिस्तान में डाले, उससे जो है वो हमारा थ्रेट हुआ। तो अनलिमिटेड जो उसकी कॉलोनाइजेशन थी, हर जगह को अपनी कॉलोनी बनाता जा रहा था, तो वो उसके लिए
तनाज़ात का बाइस थे, हमारी इंटीग्रिटी को भी ख़तरा था। उसके बाद जो है वो फ्रीडम मूवमेंट, अगर कोई किसी मुल्क में फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, कोई दूसरा मुल्क उसको सपोर्ट कर रहा है, तो भी उसमें तनाज़ात का जो है वो तनाज़ात ख़राब हो सकते हैं। इसकी मैं पाकिस्तान से भी मिसाल दूंगा, हिंदुस्तान से भी दूंगा। हिंदुस्तान में खालिस्तान मूवमेंट चल रही है, हिंदुस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है, तो तनाज़ात में झगड़ा आ सकता है। हमारे बलूचिस्तान में जो है वो बलूचिस्तान लिबरेशन मूवमेंट चल रही है, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मूवमेंट चल रही है, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं कि हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है, इससे भी जो है वो तनाज़ात ख़राब होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये तनाज़ात तो ख़राब हो गए, अगर तनाज़ात को ठीक करना हो तो उसके क्या तरीके हैं। तनाज़ात को ठीक करने के दो तरीके हैं, एक तो आप पीसफुल वे से कर सकते हैं, दूसरा जो है वो आप बाय फोर्स कर सकते हैं। पीसफुल वे से क्या होता है जी कि आप निगोशिएशन करते हैं, दो ममालिक आमने सामने और उनके लीडर्स जो है वो आमने सामने बैठकर जो है वो मसले का हल निकालते हैं, या दो सोवरन स्टेट। दूसरी चीज़ होती है कि कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशंस का मतलब होता है मुसाहलत करना किसी चीज़ के अंदर। तो आप ये काम करते हैं कि जी एक आप कमीशन मुकर्रर कर देते हैं मसले को सॉल्व करने के लिए, तो वो आपके मसले को सॉल्व आउट करता है। तीसरी चीज़ होती है कि सालिसी का किरदार अदा करना, ठीक है जी। दो सालिस मुकर्रर कर दिए जाते हैं, वो अपनी अपनी रिपोर्ट बनाकर जो है वो अदालत को पेश करते हैं और अदालत उस पर फैसला कर देती है, सालिसी का किरदार अदा कर दिया जाता है। उसके बाद होती है गुड ऑफिसेस, जिसको कहते हैं खिदमात। कोई तीसरा मुल्क आकर आपके मसले को हल कर देता है, जैसे कि हमारा और हिंदुस्तान का जो है वो पानी का इशू था, जिसको वर्ल्ड बैंक ने 1960 में जो है वो सॉल्व किया, या कोई और मसला हो उसको अमेरिका सॉल्व कर देता है, सऊदी अरब जो है वो सॉल्व कर देता है। उसके अलावा फिर तहकीकात यानी इंक्वायरी के ज़रिए अगर कोई मसला है तो उसकी इंक्वायरी की जाती है। ये बेसिकली ज़्यादा सूटेबल होता है इंक्वायरी वाला बॉर्डर साइड पर, ये ठीक है जी। उसके बाद जो है वो जुडिशल सेटलमेंट, यानी कि थ्रू UN आपका कोई मसला है तो आप अदालत में लेकर जा सकते हैं, तो उसको जो है वो अदालत के ज़रिए आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कुलभूषण जाधव का इशू है, आप उसको जो है वो अदालत के ज़रिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें जो है वो ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ज़रिए। उसके अलावा जो है वो हम अग्रेसिव वे से या बाय पावरफुल वे से भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। पावरफुल वे से फिर कोई मुल्क जो है वो अपने तौर पर उसको ट्रीट करने की कोशिश करता है, उसमें जो है वो रिटॉर्जन होता है, जिसको हम इंतकाम कहते हैं। इस इंतकाम से क्या मुराद होता है? इससे मुराद होता है कि एक रियासत जो है वो दूसरी रियासत पर इकॉनमी पाबंदियाँ आयद कर देती है, सफारती ताल्लुकात ख़त्म कर देती है, ठीक है जी। और जैसे कि रिसेंटली जो है वो इस सऊदी अरब ने जो है वो कतर डिस्प्यूट के ऊपर जो है वो अपने सफ़ीर बुला लिए, और जो उनके इत्तेहादी थे उनको कहा भी वापस, और फिर उसके ऊपर जो है वो पाबंदियाँ लगा दी कि आप जो है वो यहाँ से सामान नहीं लेकर जा सकते। उसके अलावा जो है वो ब्लॉकेड, जिसको हम नाकाबंदी भी कहते हैं। नाकाबंदी से मुराद ये है, मिसाल से मैं इसको समझाता हूँ आपको। चाइना जो है वो एक इस वक्त पावर बनकर उभर रही है, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल थ्रेट है। तो अमेरिका ने उसको रोकने के लिए जो है वो स्टेट ऑफ मलाका पर और दूसरे आसपास के मुल्कों पर अपना कंट्रोल जमाया और उसको वहाँ पर जो है वो ब्लॉकेट कर दिया, ताकि जो है वो इसकी तिजारती नाकाबंदी हो, ठीक है, ये तिजारत ना कर सके और ये वीक हो जाए। फिर उसके लिए हम कंपनसेटरी एक्शंस करते हैं, यानी कि कोई ऐसी तलाफ़ी कर ली, ठीक है, यानी कि किसी के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, तो इस तरह की सूरत हाल से जो है वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंटरवेंशन, ठीक है जी, आप मुदाखलत करते हैं किसी मुल्क में तनाज़ात को हल करने के लिए। उसके अलावा जो आखिरी चीज़ होती है वो है वॉर। बाज़-औक़ात जो है वो तनाज़े को हल करने के लिए इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं निकलती, तो फिर हम वॉर के लिए चले जाते हैं। अब वो वॉर भी बहुत सारी हो सकती हैं, वो कोल्ड वार हो सकती है, वो हॉट वार हो सकती है, वो लिमिटेड वार हो सकती है, वो टोटल वार हो सकती है, वो कन्वेंशनल वार हो सकती है, वो सिविल वार हो सकती है, वो गोरिल्ला वार हो सकती है, वो साइकोलॉजिकल वार हो सकती है, वो फोर्थ जनरेशन वॉर हो सकती है। फोर्थ जनरेशन वॉर से मुराद ये है कि आप पहले तो हम ये होता था कि कोई मुल्क दूसरे मुल्क के सिर्फ फ़ौजें आपस में लड़ती थी, अब फ़ौजें साइड पर होगी, फ़ौजों की तो लड़ाई ख़त्म हो गई, अब वो आपके मुल्क में अंदर आकर लड़ रहे हैं, ठीक है जी। उनमें सिविलियन को, मेजॉरिटी सिविलियन को थ्रेट होता है। उसमें जो है वो ये जो क्या नाम नहीं होता इसका, IMF और वर्ल्ड बैंक है, ये भी जो है इस वक्त फोर्थ जनरेशन वॉर है, मुल्कों को कर्जा देकर मुल्कों को तोड़ना, ठीक है जी। जो पावरफुल मुल्क हैं वो इसी तरह ही करते हैं, यानी कि इतना कर्जा दो कि पता चले कि जनाब हर मुल्क जो है वो, हर सूबा जो है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो आज़ादी की तहरीक चला दे और पता चले जनाब बलूचिस्तान हाथ से चले गया,
उधर से फटा हाथ से चले गए, यानी इस तरह की चीज़ें। या इंडिया है तो उनको पता चले खालिस्तान हाथ से चले गया, सेवन सिस्टर हाथ से चले गया, ये स्टेट से हाथ से चले गई। तो ये इस तरह के जो है वो इशू है। तो ये लेक्चर इसके ऊपर था जो कि मैंने आपसे शेयर किया, जिसमें मैंने थोड़ी सी लफ्ज़ की डेफिनेशन बताई, उसकी हिस्ट्री बताई, और उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस बताई। इम्पोर्टेंस के बाद जो है वो मैंने आपसे काज ऑफ डिस्प्यूट किया, उसको फिर रिजॉल्व करने के तरीके भी शेयर किए। तो ये लेक्चर जो है वो डेफिनेशन स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर था। इसको सुनने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।